चलिए शुरुआत करते हैं देसी रियासतों और रजवाड़ों को लेकर। जी हाँ, आज का जो अध्याय है बहुत अच्छा अध्याय है। देसी रियासतें क्या थी, रजवाड़े क्या थे, वे कौन सी देसी रियासतें थी जिनने आजादी के बाद भारत में विलय से इनकार किया था, और सबसे छोटी देसी रियासत कौन सी थी, या सबसे बड़े क्षेत्रफल में देसी रियासतें कौन सी थी। सभी प्रश्नों को आज पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। कौन सी समिति गठित की गई थी देसी रियासतों के लिए, एक एक पॉइंट को आज समझेंगे। तो सबसे पहले देसी रियासतों से संबंधित ब्रिटिश शासन या फ्रांसीसी शासन ने क्या जो है उनके लिए कुछ सुविधाजनक जो है योजना की शुरुआत की थी, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, देसी रियासतों और रजवाड़ों को पढ़ने वाले हैं। इनका ही संबंध है आपका सहायक संधि। सहायक संधि क्या थी, आपने पहले कई बार सुना होगा कि सहायक संधि। देखिए, भारत में सहायक संधि की शुरुआत फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की थी। यदि प्रश्न ये आए कि भारत में सहायक संधि की सबसे पहले शुरुआत किसने की थी, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इसकी शुरुआत की थी। बाद में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई। आखिर क्या थी ये सहायक संधि, जिसके द्वारा रजवाड़ों को और कुछ रियासतों को ब्रिटिश शासन और फ्रांसीसी शासन अपने हिस्से में, जी हाँ, अपने हिस्से में इनको शामिल करने वाला था। अब बड़े ध्यान समझ लीजिए, जैसे हैदराबाद सबसे बड़ी देसी रियासत थी उस समय की, और मराठा शासकों से या दूसरे यूरोपियन जो शासक थे, पुर्तगाली थे, उनसे जो है बचाव के लिए हैदराबाद देसी रियासत में जो वहां के राजा थे और जो उनका दुर्ग था, जी हाँ, जो उनका दुर्ग था, उसकी सुरक्षा के लिए सबसे पहले फ्रांस से गुजारिश की हैदराबाद देसी रियासत ने, और उसके बाद जो है लॉर्ड वेलेस्ली से गुजारिश की कि अपनी जो है हमें जो है दुर्ग की रक्षा करनी है। अब अंग्रेज तैयार हो गए कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे और उसके बदले हम कुछ आपसे धन अर्जित करेंगे। तो सहायक संधि क्या थी, दुर्ग की रक्षा करनी थी अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने। सबसे पहले ये योजना की शुरुआत की थी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, और उसके बाद ये योजना की शुरुआत की थी लॉर्ड वेलेस्ली। और था क्या कि जो दुर्ग थे, राजाओं के दुर्ग थे, उनकी सुरक्षा के बदले ब्रिटिश शासन को या फ्रांसीसियों को कुछ धन अर्जित करना था उन देसी रियासतों के राजा से। जब सुरक्षा के बदले धन अर्जित करते करते जो है धन का एक बहुत बोझ जो है राजा पर हो गया, तब उस रियासत का कुछ हिस्सा अंग्रेजी शासन में चला गया। तो ये सहायक संधि थी। सुरक्षा के नाम पर अंग्रेजी शासकों ने और ब्रिटिश शासकों ने, फ्रांसीसी शासकों ने हैदराबाद देसी रियासतों के राजाओं को लूटना शुरू कर दिया। जी हाँ, यही थी सहायक संधि। शुरुआत कर ली थी सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, और उसके बाद शुरुआत की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के द्वारा किस किस को हड़पा था, सबसे पहले कहां कहां ये सहायक संधि की थी, तो आपने ध्यान रखना है HMT के नाम से ध्यान रख देना है। HMT, एच से हैदराबाद सबसे पहले सहायक संधि की थी, उसके बाद मैसूर और उसके बाद तंजौर। देखिए, कुछ ये बातें हैं, ये हमने समझनी पड़ेगी, तभी जो है देसी रियासतों को, रजवाड़ों को अच्छी तरीके से हम समझ पाएंगे। तो HMT हैदराबाद, मैसूर और तंजौर में सबसे पहले जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या की थी, सहायक संधि। और उससे पहले जो है सहायक संधि करने वाले कौन थे, वे थे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। उसके बाद जो है हम यदि ध्यान पूर्वक समझे एक एक पॉइंट को, तो आपने ध्यान रखना है कि रिंग फेंस पॉलिसी, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति भी चलाई थी वॉरेन हेस्टिंग की सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति। रिंग फेंस नीति का भी संबंध जो है देसी रियासतों से है, ये भी आपने पॉइंट ध्यान रखना है। और ऐसे ही गोद निषेध प्रथा, राज्य हड़प नीति, ये सभी जानते हैं लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। ब्रिटिश जो है शासन के द्वारा कैसे भारतीय राज्यों को हड़पा गया, और कैसे आप ये समझना है कि कैसे देसी रियासतें और आपका जो रजवाड़े हैं उनको हड़पा गया। तो जो गोद निषेध प्रथा थी, राज्य हड़प नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, उसमें क्या हुआ था ये भी आपको समझना है। जिस भारतीय राजा रानी के कोई संतान नहीं होती थी, ये बहाना लगाकर डलहौजी उस जो है रियासत को या उस राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लेता था। ये थी गोद निषेध प्रथा, और ये चलाई थी किसने, लॉर्ड डलहौजी ने।
और सभी जानते हैं कि गोद निषेध प्रथा को सबसे पहले किसे हड़पा गया था? सतारा महाराष्ट्र को हड़पा गया था। तो ये कुछ पॉलिसी है, कुछ नीतियां हैं जो देशी रियासतों से संबंधित है, ये आपने समझना पड़ेगा। जैसे साइक संधि का संबंध और आपका रिंग फेंस पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार परीक्षा में पूछी जाती है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किसने चलाई थी, या रिंग फेंस पॉलिसी किसने चलाई थी? एक घेरे, जी हाँ, एक सुरक्षा घेरे संबंधित नीति थी, ये वारेन हेस्टिंग ने चलाई थी। और गोद निषेध प्रथा किसने चलाई थी? राज्य हड़प नीति, ये चलाने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। और इसके बाद जब ये नीतियां चली, ब्रिटिश शासन ने जो है आपका रजवाड़ों को हड़पना था, देशी रियासतों को हड़पना था। मगर एक पॉइंट आपने और समझना पड़ेगा, और पॉइंट क्या है? देखिए, जब भारत में 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति हुई, तो इस क्रांति में सबसे बड़ा जो प्रभावशाली बात रही क्रांति की, वो बात रही कि देशी रियासतें और जो रजवाड़े थे, उन्होंने ब्रिटिश शासन, जी हाँ, ये पॉइंट आपने बड़े ध्यान समझना है, देशी रियासतें और रजवाड़ों ने जो है कोई मतलब कि विरोध नहीं किया था ब्रिटिश शासन का 1857 क्रांति में। तो एक उपहार स्वरूप जो है कुछ देशी रियासतें स्वतंत्र कर दी गई थी, कुछ देशी रियासतें स्वतंत्र कर दी गई थी। ब्रिटिश क्राउन शासन तो ब्रिटिश क्राउन का ही रहने वाला है, राजा रानी का रहने वाला है, मगर कुछ कर के अधिकार, कुछ कर मतलब टैक्स वसूलने के अधिकार दे दिए गए थे रियासतों को। ये उपहार मिला था देशी रियासतों के राजाओं को। और ये उपहार कब मिला था? 1857 क्रांति के बाद, क्योंकि 1857 क्रांति में एक रिजल्ट निकल कर आया कि देशी रियासतों और रजवाड़ों के जो राजा थे, उन्होंने अंग्रेजों का कोई विरोध नहीं किया था। तो उपहार स्वरूप कुछ जो है कर वसूलने का अधिकार जो है ब्रिटिश शासन ने दिया था देशी रियासतों को। आइए समझते हैं कुछ अच्छा प्रश्न। देखिए, बटलर समिति पूछी जा सकती है परीक्षा में कि बटलर समिति कब गठित हुई थी? 1927 में गठित हुई थी। आखिरकार क्या संबंध है इसका? 1927 में भारतीय राज्य समिति भी से कहा जाता है ने सर हारकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जिसे रियासतों के राजकुमारों की सर्वोच्च शक्तियों और उनके बीच के संबंधों की जांच और स्पष्टीकरण के लिए बटलर कमेटी के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, देशी रियासतों के राजा और ब्रिटिश शासन से क्या उनका संबंध है, तो उसकी जांच करने के लिए बटलर समिति का गठन किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये गठित हुई थी 1927 में। कब गठित हुई थी? 1927 में। पूछा जा सकता है कि देशी रियासतों से संबंध कोई समिति बताइए, तो ध्यान रखना आपने बटलर समिति। उसके बाद भारत प्रजा मंडल गठन होता है 1939 में, जिसके अध्यक्ष बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, कांग्रेस ने भी देशी रियासतों की तरफ जो है ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि कांग्रेस ने पता था कि जैसे जैसे अंग्रेजों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है देशी रियासतों की तरफ, रजवाड़ों की तरफ, तो कांग्रेस ने भी कुछ ना कुछ कदम उठाया। कांग्रेस ने भी जो है अपना प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए या देशी रियासतों को बहुत अच्छी तरीके समझने के लिए, राजाओं से संबंध स्थापित करने के लिए एक दल की शुरुआत की और दल बनाया भारत प्रजा मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि भारत प्रजा मंडल किस लिए स्थापित किया गया था? तो कांग्रेस अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाह रही थी देशी रियासतों में, तो भारत प्रजा मंडल स्थापित हुआ था 1939 में, 1939 में। और ये पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो भारत प्रजा मंडल के अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, इसके अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आखिरकार देखिए, जो ये शासन था ब्रिटिश इंडिया, तो एक एक पॉइंट आपने समझने के लिए मिलेगा। कहाँ देशी रियासत थी भारत में और कहाँ जो है ब्रिटिश प्रोविंस था। तो ध्यान रखना है, जो ये रेड एरिया आपको दिखाई दे रहा है, लाल क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, तो आपने ध्यान रखना है ये है 11 ब्रिटिश राज्य। जी हाँ, 11 ऐसे ब्रिटिश प्रांत थे जहां अंग्रेजों का शासन था, जहां क्या था? अंग्रेजों का शासन। और 11 ब्रिटिश प्रांत पूरे भारत का 62% क्षेत्रफल घेरे हुए थे। 62% क्षेत्रफल घेरे हुए थे। कितना प्रतिशत? 62%। उसके बाद भारत में ये सारा एरिया उस समय ब्रिटिश शासन का था, और उस समय भारत में लगभग 565 देशी रियासतें थी। 565 देशी रियासतें थी, जो पूरे भारत का लगभग 38% क्षेत्रफल घेरे थे। 38% क्षेत्रफल घेरे थे। तो पहले ही 2 पॉइंट आपने पता होना चाहिए
ब्रिटिश प्रांत वे प्रांत जहां सीधे ब्रिटिश अंग्रेजों का शासन था, उनकी संख्या थी 11। उनकी संख्या थी 11। और देसी रियासतें जो रजवाड़े थे वे पूरे भारत में 38% क्षेत्रफल घेरे हुए थे और 565 देसी रियासतें थी। कितनी देसी रियासतें थी? 565 देसी रियासतें। इन 565 देसी रियासतों में से 13 देसी रियासतें आजादी के बाद बंटवारे के बाद चली गई थी पाकिस्तान के पास। चली गई थी किसके पास? पाकिस्तान के पास। और कुछ अन्य देसी रियासतें थी जिन्होंने भारत में विलय होने से इनकार किया था। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली देसी रियासत का नाम बताइए जिसने स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। तो एक पॉइंट आपने समझना है, तेरी देसी रियासतें में थी जो पाकिस्तान की ओर चली गई थी। कितनी देसी रियासतों में से? 565 में से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए जो आपने येलो जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये देसी रियासतों का है, और यदि मुख्य देसी रियासतों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है सबसे जो बड़ी देसी रियासत थी वो हैदराबाद देसी रियासत थी। हैदराबाद सबसे बड़ी देसी क्या थी? रियासत थी, जहां आशफ जाही राजवंश का शासन था। और देश आजादी के समय उस्मान अली खान यहाँ के शासक थे। इस देसी रियासत की हर एक बात बारीकी समझेंगे, आखिरकार कैसे एक स्वतंत्र जो है रियासत किसने घोषणा की थी, हम अपना एक अलग देश बनाएंगे, ये इसने घोषणा की थी। मगर हैदराबाद से पहले भी और कोई देसी रियासत थी जिसने स्वतंत्र जो है देश की घोषणा की थी, उसकी बात करेंगे। इधर मालाबार तट पर जो देसी रियासत थी उसी का नाम था त्रावणकोर। तो ये भी पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, त्रावणकोर, ये मालाबार जो तट है केरल के पास, वहां की देसी रियासत का नाम है। बिलवारी ये मध्य प्रदेश के पास की देसी रियासत थी और ये भारत की सबसे छोटी देसी रियासत थी। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि 565 देसी रियासतों में सबसे छोटी देसी रियासत बताइए, तो बिलवारी देसी रियासत सबसे छोटी देसी रियासत थी मध्य प्रदेश के पास। ऐसी जो ये देसी रियासत आप देख रहे हैं कठियावाड़ तट पर, ये जूनागढ़ देसी रियासत है। ये है जूनागढ़ देसी रियासत, इसका भी जो प्रश्न बहुत आते हैं जूनागढ़ देसी रियासत से, कौन सा राजवंश यहाँ पर था, सब प्रश्नों को आज ही पढ़ने वाले हैं। जूनागढ़ देसी रियासत थी कठियावाड़ तट पर। जी हाँ, कठियावाड़ तट, गुजरात के कठियावाड़ तट पर थी जूनागढ़ देसी रियासत। और जहां डोगरा वंश का शासन था, जहां पर डोगरा राजवंश का शासन था, वो देसी रियासत थी जम्मू कश्मीर। जी हाँ, वो देसी रियासत थी जम्मू कश्मीर, जहां डोगरा राजवंश का क्या था? शासन। और कुछ जो है देसी रियासतें पाकिस्तान की तरफ आपको जो दिखाई दे रही हैं, बलूचिस्तान के पास की देसी रियासतें हैं। 13 देसी रियासत थी जो जिनका विलय पाकिस्तान में हुआ था। जिनका विलय कहां हुआ था? पाकिस्तान में। देखिए देसी रियासतों के बारे में हमने क्या समझने के लिए मिला है कि 565 देसी रियासतों ने कितना क्षेत्रफल घेरा हुआ था, तो ये आपने ध्यान रखना है 38% क्षेत्रफल घेरा हुआ था। ब्रिटिश जो राज्य थे, ब्रिटिश जो प्रांत थे जिनकी संख्या 11 थी, वे भारत के जो है 62% क्षेत्रफल पर थे। सबसे छोटी देसी रियासत बिलवारी थी, मध्य प्रदेश के पास बिलवारी। सबसे बड़ी और अमीर देसी रियासत हैदराबाद थी, जहां आशफ जाही राजवंश का शासन था। और त्रावणकोर मालाबार तट पर एक देसी रियासत थी, उसी का नाम था त्रावणकोर। और यदि बात करें कठियावाड़ तट पर गुजरात में जूनागढ़ देसी रियासत थी। और डोगरा राजवंश जो है जम्मू कश्मीर में थी, जहां का संबंध राजा हरि सिंह से है। किससे है? राजा हरि सिंह से है। तो जो आपको येलो एरिया दिखाई दे रहा है ये देसी रियासतों का है, ये रजवाड़ों का है। और यूपी में, उत्तर प्रदेश में, एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में बनारस एक देसी रियासत थी। उत्तर प्रदेश में बनारस, वाराणसी एक क्या थी? देसी रियासत। यदि पूर्वी भारत की बात करें तो ध्यान रखना है मणिपुर। पूर्वी भारत की बात करें तो मणिपुर एक देसी रियासत थी जो काफी इंपोर्टेंट देसी रियासत थी, बहुत सुर्खियों में रही मणिपुर देसी रियासत। वहां के राजा आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।
चलिए बात करते हैं उस देसी रियासत की जिसने आजादी के बाद 1947 के बाद अपना एक अलग देश बनाने की बात की थी। तो वो देसी रियासत त्रावणकोर थी। वो देसी रियासत कौन सी थी? त्रावणकोर। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र राज्य की घोषणा करने वाली पहली देसी रियासत बताओ। तो आपने ध्यान रखना है वो देसी रियासत थी कौन सी? त्रावणकोर। सब बातों को पढ़ने वाले हैं और चलिए जो है अगले कुछ पॉइंटों को समझे। तो अगला पॉइंट क्या है? देखिए देसी रियासतों के विलय को लेकर ये 565 देसी रियासतों में से कैसे जो है इनका विलय भारत में करना है। कौन जो है पाकिस्तान में चली गई, उनको छोड़ दीजिए जो देसी रियासत पाकिस्तान में चली गई, मगर जिनका विलय भारत में करना है उन विलय को लेकर बात पढ़ेंगे। देखिए रियासत मंत्रालय का गठन किया गया था 22 जून 1947। 22 जून 1947 में रियासत मंत्रालय का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को यूं ही लोहे पुरुष और भारत का बिस्मार्क नहीं कहा जाता। उनका जो योगदान है भारत के एकीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जी हाँ, एक जन जन तक जो है सभी को याद है रहेगा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक महत्वपूर्ण योगदान, बड़ा योगदान। मगर एक एक पॉइंट पहले समझना बहुत जरूरी है। रियासत मंत्रालय गठन किया गया था 22 जून 1947 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष बनाए गए थे और वीपी मेनन जो सचिव थे भारत के, वीपी मेनन जो सचिव थे भारत के, इनको जो है रियासत मंत्रालय, जी हाँ रियासत मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और वीपी मेनन ने मिलकर देखना था कि कौन सी देसी रियासत जो है जिसका भारत में क्या करना है, विलय करना है। तो सारी जिम्मेदारी जो है भारत के एकीकरण की जिम्मेदारी दोनों जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल पर और वीपी मेनन पर थी। यदि सभी देसी रियासतें अपना एक अलग देश बनाती, अपना एक अलग देश बनाती तो भारत का देखिए नक्शा कैसा आपको नजर आता। यदि हैदराबाद भी अपना एक अलग देश बनाती, मैसूर भी अपना एक अलग देश बनाती, त्रावणकोर भी अपना एक अलग देश बनाती, बिलवारी, बनारस, यदि ये जम्मू कश्मीर सब अपना अलग देश बनाते तो भारत का नक्शा कैसा नजर आता आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके एकीकरण की जिम्मेदारी आई सरदार वल्लभ भाई पटेल पर। लॉर्ड माउंटबेटन उस समय के जो है गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, ये तीनों मिलकर जो है कैसे भारत के एकीकरण की जो है बागडोर इन पर आती है। तो सभी पॉइंटों को पढ़ने वाले हैं, एक एक पॉइंट को समझते रहिए। ऐसी देसी रियासतें जो स्वतंत्र होना चाहती थी, उनमें ध्यान रखना स्वतंत्र होना चाहती थी। तो स्वतंत्र होना चाहती थी सबसे पहली थी त्रावणकोर। त्रावणकोर ये कहां थी? मालाबार तट पर, मालाबार तट पर। उसके बाद भोपाल, जोधपुर, मणिपुर, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। जी हाँ, ये सभी वे देसी रियासतें हैं, वे देसी रियासतें हैं जो स्वतंत्र होना चाहती थी, स्वतंत्र होना चाहती थी, अपना एक अलग देश स्थापित करना चाहती थी, अपना एक अलग देश स्थापित करना चाहती थी। तो सभी देसी रियासतों आपको ध्यान रखना है। त्रावणकोर है, भोपाल है, जोधपुर है, मणिपुर है, जूनागढ़ है, जम्मू कश्मीर है और हैदराबाद है। आखिरकार कैसा कैसा जो है मिशन अब चलेगा इन देसी रियासतों में, तो एक एक पॉइंट को हमने समझना है। चलिए शुरुआत करते हैं त्रावणकोर से। आखिरकार त्रावणकोर देसी रियासत ने क्यों घोषणा की थी, क्या है पॉइंट समझते हैं। प्रथम रियासत जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से क्या किया था, इनकार किया था। देखिए जो पॉइंट है समझने का, उस पॉइंट को बहुत बारीकी समझिए कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से किस देसी रियासत ने इनकार किया था, किस देसी रियासत ने इनकार किया था। जी हाँ, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से किस देसी रियासत ने इनकार किया था, तो देसी रियासत थी त्रावणकोर। देसी रियासत थी कौन सी, त्रावणकोर। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि त्रावणकोर वो देसी रियासत थी जहां मोनोजाइट खनिज का बहुत अधिक उत्पादन होता था। मोनोजाइट वो खनिज था जिससे जो है थोरियम की प्राप्ति होती थी, थोरियम की प्राप्ति होती थी और थोरियम से ही परमाणु बम बनता था, परमाणु बम बनता था। तो ब्रिटिश शासन ने सोचा कि भविष्य में यदि परमाणु बम बनाने हैं तो कम से कम हमने जो है मोनोजाइट अयस्क हमने हमारे पास होना चाहिए। तो हुआ क्या, देखिए कि पॉइंट को समझ में चलते हैं। जो समझने वाली बात है, हुआ क्या वो भी पॉइंट को समझिए। ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने क्या किया, सीपी अय्यर के साथ गुप्त संधि कर ली। सीपी अय्यर, जी हाँ सीपी अय्यर,
जो उस समय के राजा थे त्रावणकोर देसी रियासत के सीपी अय्यर के साथ क्या कर ली, गुप्त संधि। बाद में जो है भारत सरकार ने पता लगा और सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की कोशिश जो है कामयाब हुई, और इस कोशिश के बाद जो है त्रावणकोर देसी रियासत जो है इसका विलय भारत में हुआ। मगर आपने एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है, किसके ऊपर हुआ था सब कार्य, मोनोजाइट खनिज के बाद। ऐसे ही जोधपुर देसी रियासत थी, जहां का राजा एक अनुभवहीन था, नाम था धनवंत सिंह। इस राजा ने भी जो है अलग जो है देश बनाने की बात कही थी, मगर इसका भी विलय उसके बाद भारत में हुआ था। जोधपुर, यहां से केवल प्रश्न इतना पूछा जा सकता है परीक्षा में, यहां से यदि प्रश्न आए आप सब मैचिंग करने के लिए पूछ सकता है कि सीपी अय्यर किस देसी रियासत के राजा थे, त्रावणकोर के राजा थे। जोधपुर के राजा बताइए धनवंत सिंह थे। ऐसे ही भोपाल के राजा शासक हमीदुल्लाह खां थे, और मणिपुर के राजा बोध सिंह थे। देखिए ये वे देसी रियासत थी जिन्होंने मना कर दिया था कि हम भारत में विलय नहीं होना चाहती, मगर बाद में इनकी कोशिश से रंग लाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन की, और इनकी जो है आपके एक अनुभव था इनके पास में, और उसी अनुभव का जो है फायदा हुआ और इनका भी विलय भारत में हुआ। तो इनके शासक पूछे जा सकते हैं, मणिपुर के शासक थे राजा बोध सिंह, भोपाल के शासक थे शासक हमीदुल्लाह खां, और जोधपुर के शासक एक अनुभवहीन थे धनवंत सिंह, और त्रावणकोर के थे सीपी अय्यर। इन्होंने काफी जो है प्रयास किया कि हम अपना एक स्वतंत्र अलग देश बनाएंगे, मगर फिर भी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव मेनन सिंह की जो है जो योजनाएं थी, उनके बाद इनका विलय हुआ भारत में। मगर जो प्रश्न आता है परीक्षा में वो प्रश्न कुछ अलग ही आता है, जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर पूछ लेंगे। जम्मू कश्मीर देशी रियासत, जहां डोगरा वंश का शासक था राजा हरि सिंह। जी हाँ, राजा हरि सिंह ने आखिर विलय पत्र पर हस्ताक्षर 26 अक्टूबर 1947 में किए थे। क्या मुद्दा था कश्मीर को लेकर, एक एक पॉइंट को समझिए। देखिए जब 1947 के बाद जब बंटवारा होता है तो जम्मू कश्मीर देशी रियासत ने स्वतंत्र राज्य या स्वतंत्र देश बनाने की घोषणा कर दी। ठीक है, 1947 की जब बात है, 15 अगस्त 1947 में जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य या अलग देश स्थापित करना चाहता था, मगर हुआ क्या, 1947 के बाद कबीलियों के द्वारा आक्रमण कर दिया गया। पाकिस्तान के कबीलियों के द्वारा आक्रमण कर दिया गया। वहां के राजा थे राजा हरि सिंह, और ये किस वंश के थे, डोगरा वंश के। जब कबीलियों के द्वारा आक्रमण कर दिया गया, पाकिस्तानियों के द्वारा आक्रमण कर दिया गया, जम्मू कश्मीर में मार काट मतलब बहुत बुरा अत्याचार किया गया, तब वहां के राजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला से कहा, वहां के राजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला से कहा कि आप जाइए और दिल्ली में मिलकर आइए सरदार वल्लभ भाई पटेल से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, और मदद की मांग की। तो शेख अब्दुल्ला आए और मदद मांगी पंडित जवाहरलाल नेहरू से, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, कि इस कबीलियों के आक्रमण से जम्मू कश्मीर देशी रियासत को बचा लीजिए। मगर होता क्या है, अब इन्होंने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दो। 26 अक्टूबर 1947 में ये विलय पत्र पर क्या हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था। मगर राजा हरि सिंह ने कुछ अपनी डिमांड रख दी, कुछ अपनी मांगे रख दी, और मांग क्या थी, मांग रख दी कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया जाए, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया जाए। तो विशेष दर्जा दिया जाना था अनुच्छेद 370 के तहत, अनुच्छेद 370। मगर वर्तमान की सरकार में ये अनुच्छेद 370 विशेष दर्जे वाला जो अनुच्छेद था, इसे हटा दिया गया है, ये भी आप सब जानते हैं। मगर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा देने की बात हुई थी जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। राजा हरि सिंह के द्वारा विलय पत्र पर क्या किए गए थे, हस्ताक्षर किए गए थे। मगर फिर भी ये जो विवादित मुद्दा है, जैसे आप जानते हैं कि जो एक पीओके क्षेत्र है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है, जिसे आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है,
जब कबीलियों का आक्रमण हुआ था तो ये कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के पास चला गया था, ये कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के पास चला गया था। तो ये आपने ध्यान रखना है कि डोगरा राजवंश का संबंध था जम्मू कश्मीर से, डोगरा राजवंश का संबंध कहां से था, जम्मू कश्मीर के। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब हुए थे, ये पूरी डेट आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947। उसके बाद देखते हैं हैदराबाद देसी रियासत। हैदराबाद देसी रियासत क्या थी, एक एक पॉइंट को समझिए। 1724 में हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना निजाम उल मुल्क चिनकिलिच खान ने की थी। जी हाँ, चिनकिलिच खान। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हैदराबाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद हैदराबाद की स्थापना की थी चिनकिलिच खान के द्वारा। हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, चिनकिलिच खान। इनको जो है निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था, और ये थे आसफ जाही राजवंश। जी हाँ, आसफ जाही राजवंश। ये राजवंश परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि आसफ जाही राजवंश किस देसी रियासत में था, तो आप कहोगे हैदराबाद देसी रियासत में था। इस देसी रियासत, जब ये आजादी की बात है, जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो आपने ध्यान रखना है सबसे अमीर देसी रियासतों में थी, सबसे अमीर देसी रियासतों में थी। अमीर देसी रियासतों में आखिरकार क्यों थी, क्योंकि एक खेल होता था पोलो का खेल। जी हाँ, लगभग 17 अंतरराष्ट्रीय मैदान थे पोलो खेल के। आपने देखा भी होगा जो घोड़े पर चढ़कर जो खेल खेला जाता है पोलो खेल, उसके 17 अंतरराष्ट्रीय मैदान थे। और उन अंतरराष्ट्रीय मैदानों में फ्रांस से, जर्मनी से, ब्रिटेन से, बाहर से जो है बहुत देशों से वहां से जो है खिलाड़ी आते थे। प्रत्येक वर्ष खेलों का आयोजन होता था। उन खेल के आयोजन से ही यहाँ का जो शासक था उस्मान अली खान, जो शासक था, जो निजाम था, उस्मान अली खान बहुत अमीर शासक हो गया था। अब इसने क्या करा, 1947 के बाद इसने भी घोषणा कर दी कि मैं भारत में विलय नहीं चाहता, मैं भारत में विलय नहीं चाहता, मैं भी एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहता हूं। मगर यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक मिशन कामयाब हुआ, जो इंडियन आर्मी का पोलो मिशन कहलाया, और उसे ही कैटरपिलर मिशन नाम दिया गया। आखिरकार क्या मजबूरी बनी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की कि यहाँ इंडियन आर्मी का मिशन चलाया गया। सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि इस जो है निजाम ने, उस्मान अली खान ने ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया से काफी हथियार मंगवाए थे, ऑस्ट्रेलिया से काफी हथियार मंगवा लिए थे, कि क्योंकि एक जो है अमीर देसी रियासत थी, अमीर देसी रियासत थी, और घुटने नहीं टेकना चाहती थी, घुटने नहीं टेकना चाहती थी। मगर जब इंडियन आर्मी का मिशन चलता है पोलो मिशन, और इसी को जाना गया कैटरपिलर मिशन के नाम से, तो 13 सितंबर 1948 से 18 सितंबर 1948 तक, 13 सितंबर 1948 से 18 सितंबर 1948 मतलब 5 दिन लगातार जो है इंडियन आर्मी का मिशन चला, और उस्मान अली खान ने हार माननी पड़ी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जो भारत सचिव थे, उनकी जो एक कारगर योजना साबित हुई, और हैदराबाद भी, जी हाँ, हैदराबाद, जिसकी स्थापना किसने की थी, चिनकिलिच खान ने की थी। और हैदराबाद भी जो है जिसका विलय कहां हुआ, भारत में हुआ। तो इसका विलय हुआ इंडियन आर्मी के मिशन पोलो मिशन के तहत, जिसे कैटरपिलर मिशन भी नाम दिया गया। डेट आपने ध्यान रखनी है, 13 सितंबर 1948 से और 18 सितंबर 1948 तक ये मिशन चलता है। और आइए जो है अब बात करते हैं, अगला जो मिशन है जूनागढ़ देसी रियासत। जूनागढ़ देसी रियासत, 80% जनसंख्या हिंदू थी, और शासक का नाम था मुस्लिम, जो है शासक था महावत खाजी। महावत खाजी जो बोबी राजवंश से था, बोबी राजवंश से था। 20 नवंबर 1948 को जन्म संग्रह से भारत में शामिल हुई। देखिए जूनागढ़ जो देसी रियासत थी, ये जो देसी रियासत थी जूनागढ़, यहाँ का शासक मुस्लिम था, मगर 80% जनसंख्या हिंदू थी। 80% जनसंख्या क्या थी, हिंदू। अब ये चाहता था यहाँ का शासक, जूनागढ़ का शासक महावत खान, कि मेरा तो मानना है कि मैं तो पाकिस्तान में विलय होना चाहता हूं। तो ये घूमने के लिए चला गया पाकिस्तान, महावत खान। और इसके पाकिस्तान जाने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने और आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर करा लिया जनमत संग्रह, मतलब यहाँ पर वोटिंग करा ली गई। जनमत संग्रह का मतलब है यहाँ पर वोटिंग करा ली गई, और नागरिकों द्वारा वोटिंग करा ली गई कि आपका इच्छा बताइए, आपकी इच्छा क्या है, आप पाकिस्तान में विलय होना चाहते हैं या भारत में विलय होना चाहते हैं। अब यहाँ की जो है जनसंख्या हिंदू थी 80%,
तो जन्म संग्रह में क्या हुआ, इन्होंने वोटिंग कर दी यहाँ की जनता ने कि हम तो भारत में विलय होना चाहते हैं, हम तो भारत में विलय होना चाहते हैं। तो इस प्रकार जन्म संग्रह से जूनागढ़ का विलय हुआ था भारत में। जूनागढ़ का विलय कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जूनागढ़ देसी रियासत में राजवंश कौन सा था, तो आपने ध्यान रखना है बोबी राजवंश था। जी हाँ, बोबी राजवंश था। कठियावाड़ तट पर कौन सी देसी रियासत थी, जूनागढ़ देसी रियासत थी। ऐसे ही मालाबार तट पर कौन सी देसी रियासत थी, ये त्रावणकोर देसी रियासत थी, त्रावणकोर देसी रियासत थी। और यदि आपसे पूछा जाए डोगरा राजवंश कहां था, तो डोगरा राजवंश जम्मू कश्मीर में था। आशफ जाही राजवंश, देखिए सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि आशफ जाही राजवंश किस देसी रियासत में था, तो आप कहोगे हैदराबाद देसी रियासत में था, हैदराबाद देसी रियासत में था। उत्तर प्रदेश में कौन सी देसी रियासत थी, उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो बनारस देसी रियासत थी। कौन सी देसी रियासत थी, बनारस देसी रियासत थी। यदि सबसे छोटी देसी रियासत की बात करें तो आपने ध्यान रखना है बिलवारी सबसे छोटी क्या थी, देसी रियासत। तो उम्मीद है आपने सारे चैप्टर को जो है बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। मिलते हैं भारतीय संविधान की एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।